हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, यह क्लास उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने ICAR, BHU या फिर यूपी कैडेट का फॉर्म डाला हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम एग्रीकल्चर पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी, तो हमें पता होना चाहिए कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से एग्रोनॉमी में फसलों एवं घास फूसों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगला पॉइंट है आपका फादर ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान के जनक कौन है। तो सस्य विज्ञान के जन्म पीटरो डी क्रेसेंजी हैं, मतलब पीटरो डी क्रेसेंजी। अच्छा, पीटरो डी क्रेसेंजी, इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग बुकों में ये अलग अलग तरीके से लिखा होता है। ठीक है, कहीं आपके पीटर डी क्रेसेंजी लिखा होगा और कहीं आपका पीटरो डी क्रेसेंजी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर अब हम सस्य विज्ञान के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मतलब इसकी परिभाषा। तो मतलब सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो मैं बताऊंगा कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, मतलब सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो वे इसके अंतर्गत वे फसलें आती हैं जो फसल उत्पादन एवं मृदा संरक्षण के सिद्धांतों के साथ उनकी क्रियाओं से संबंध रखती हैं। मतलब क्या होता है कि ऐसी फसलें जो इसके उत्पादन एवं भूमि के संरक्षण, मतलब भूमि बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहनी चाहिए, और उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं, इन सब को देखते हुए इन फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे। अब जैसे फसलों का वर्गीकरण, मतलब फसलों को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आर्थिक आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, और तुम्हारे जीवन चक्र के आधार पर। बहुत सारे आधार हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वर्गीकरण को समझ लिया तो समझो हमने फसलों के बारे में बेसिक जानकारी समझ ली। तो चलिए देखते हैं। फसलों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, फसलों के वर्गीकरण को हमने पहले ही बता दिया कि कई भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण नंबर 1, मतलब कि फसलों को जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। मतलब जीवन जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो फसलों को हम जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इस आधार पर हमने फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले हम इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहली फसल है आपकी एक वर्षीय फसलें, नंबर 2 द्विवर्षीय फसलें, नंबर 3 बहुवर्षीय फसलें। हमने फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया, मतलब एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें। तो हम जानेंगे कि एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं, द्विवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं, और बहुवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं।
तो सबसे पहले हम एक वर्षीय फसलों के बारे में बात करते हैं। मतलब वे फसलें जो एक साल के भीतर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती हैं वे एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। चाहे वो 3 महीने में पूर्ण कर लें या 4 महीने में या 6 महीने में, किसी भी टाइम में कर लें, लेकिन एक साल से पहले कर लें तो वे आपकी एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। तो वे फसलें कौन सी हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, चना, मटर आदि। अधिकतर फसलें एक वर्षीय होती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो अपना जीवन काल एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेती हैं, और ऐसी काफी फसलें हैं तो देख लेंगे और आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला देखते हैं हम द्विवर्षीय फसलें। तो द्विवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं, मतलब वे फसलें जो पहली साल अपनी मतलब वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और अगली साल में क्या होता है, दूसरी साल में वे अपने फल फूल एवं बीज बनने की क्रिया पूर्ण करती हैं। तो वे द्विवर्षीय फसलों के अंतर्गत आती हैं। वे फसलें कौन सी हैं, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, चुकंदर। मतलब द्विवर्षीय फसलें ये वे फसलें हैं जो पहले वर्ष में तो वो अपना मतलब वृद्धि विकास करती हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती हैं। दूसरी वर्ष में वे अपनी मतलब बीज फल बनने की जो क्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करती हैं। तो जैसे फूल गोभी है, कुछ लोग देख के इसको कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि फूल गोभी या बंद गोभी या प्याज चुकंदर तो हम लोग तो इसे 3-4 महीने के अंदर ही मतलब तोड़ के खा पी के समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वे तुम उनका जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाता, उससे पहले ही हम उनको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे फूल गोभी है, तो फूल गोभी देखा होगा हमने, जो फूल है तो फूल को हम तोड़ के लेके आए तो उसकी हमने सब्जी बनाई खाई, अगर उसी को हम लगा रहने दें उसी पे तो वो थोड़े ही दिनों में वो फिकरता जाएगा और उसकी जो डंठल से होते हैं वो अलग अलग होते जाएंगे, और कुछ समय बाद मतलब एक साल के बाद और वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक साल के बाद उसमें फूल आएगा और उसके बाद बीज वगैरह बनेंगे। तो इसी तरीके से वो अगली साल फल फूल और इन बनने की क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसी तरीके से सेम यही कंडीशन इन फसलों में भी होती है, बंद गोभी है, चुकंदर है या प्याज है, कोई भी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुवर्षीय फसलें। तो बहुवर्षीय फसलें कौन सी होती हैं, तो मतलब सीधी सी बात है, 1 या 2 वर्ष मतलब 1 या 2 वर्ष से अधिक चलने वाली जो फसलें होती हैं या उनमें अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं तो उनको हम बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। तो बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत आपकी रिजिका, यह एक बहुवर्षीय फसल है। अच्छा, रिजिका को हम लूसर्न भी कहते हैं, लूसर्न। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रिजिका है जो आपका 1 वर्ष से 2 वर्ष और आगे भी चलता रहता है, मतलब ये आपका 2 वर्ष से अधिक में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, इसी वजह से यह बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आता है। तो हम अगले वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ये तो आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अगला हम बात करेंगे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अगला है आपका ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। मतलब अब ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम जब वर्गीकृत कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी फसलें किन किन ऋतुओं में उगाई जाती हैं। तो इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है खरीफ की फसलें, दूसरा है आपका रबी की फसलें, तीसरा है आपका जायद की फसलें।
हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। पहला खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरा जायद की फसलें। इनको हम वर्षा ऋतु की फसलें भी बोल सकते हैं, इसे हम शरद ऋतु की फसल बोल सकते हैं, इसे हम ग्रीष्म ऋतु की फसल बोल सकते हैं। क्योंकि जो ये फसलें होती हैं इनके लिए वर्षा की अधिक जरूरत होती है। ऐसे इन फसलों की वृद्धि विकास के लिए मतलब ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। ऐसी जायद की जो फसलें होती हैं इनके लिए गर्म हवाएं एवं लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन फसलों की बुवाई किन किन टाइमों पे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसल जैसे जून जुलाई। अच्छा, जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुवाई जून जुलाई के अंतर्गत की जाती है। अच्छा, इस टाइम अभी जून चल रहा है तो जून जुलाई इस टाइम अभी खरीफ की फसलों की बुवाई चल रही है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलों की बुवाई कब होती है? तो इसकी होती है आपकी अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इसी तरीके से जायद की फसलों की बुवाई होती है आपकी फरवरी मार्च। अच्छा, रबी सॉरी खरीफ रबी जायद इन फसलों के जो बुवाई का टाइम पीरियड होता है इसको याद करने का मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ जो आप इससे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे हमें एक का याद कर लेना है, किसी का भी कर लो, चाहे रबी का कर लो, चाहे जायद का कर लो, चाहे खरीफ का कर लो, लेकिन खरीफ से स्टार्टिंग होती है तो हम सबसे पहले खरीफ की स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने याद किया कि जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुवाई होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4 महीने ऐड कर दें, मतलब 4 4 महीने ऐड करते जाएं और आपको बस अपने अगले सीजन का याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा किस महीने में किस फसल की बुवाई होती है। जैसे जून जुलाई में अगर हम 4 महीने ऐड करेंगे तो आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। जैसे जून के बाद है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब सब में 4 4 महीने ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्रम है याद करने का। ठीक है, अब हम खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे धान है, मक्का है, मूंगफली है, ज्वार है, ग्वार है, उर्द है, मूंग है, लोबिया, कपास आदि। मतलब खरीफ की फसलें, खरीफ की काफी फसलें होती हैं, तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट फसलों के नाम लिख दिए हैं। और आगे हम जब डिटेल में इनके बारे में और पढ़ेंगे तो हम विस्तार से देखेंगे कि खरीफ की फसलें कितनी होती हैं और कौन सी होती हैं, लेकिन ज्यादातर इंपोर्टेंट फसलें मैंने लिखी दी हैं। तो ठीक है, अगली हम बात करते हैं रबी की फसलों के बारे में। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, बरसीम, रिजका आदि। मतलब ये फसलें आपकी रबी की फसलें हैं। जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है, आलू, बरसीम, रिजका, ये सब ठंडे मौसम में वृद्धि विकास करने वाली, मतलब जब ये अपनी बढ़वार पे होती हैं या वृद्धि विकास कर रही होती हैं तो उस टाइम इनको ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है मौसम की। और जब ये अपनी कटाई के टाइम पे आती है, पकने की अवस्था आती है, तो इनके लिए थोड़ा गर्म मौसम होना चाहिए। तो ये फसलें आपकी रबी की फसलें हैं। तो अगर हम इसकी बात करें आगे, जायद की फसलें कौन सी होती हैं? तो जायद की फसलों में बात करें तो इनको हम कुकर वेटेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, कद्दू, टिंडा, करेला आदि।
मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादातर सब्जी वाली फसलें होती हैं, मतलब कि जो हम जैसे इनकी कटाई हो जाती है उसके जस्ट बाद बो दी जाती हैं, जैसे इस टाइम अभी ऑफ सीजन होने वाला है, मतलब जो जायद की फसलें हैं वो समाप्त होने वाली हैं, जैसे आपके खरबूजा तरबूजा ये भी समाप्त होने वाले हैं। मैं इक्का दुक्का बचे हैं जिन्होंने थोड़ा लेट किया है, और खीरा ककड़ी लौकी तोरई इनका सबका अंत टाइम चल रहा है, ठीक है। और इनको हम कुकर विट्रेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने दो आधारों पर वर्गीकरण किया है, ठीक है। इसके बाद अभी 3-4 आधार और बचे हैं, अगर मैं आज ही बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आज की जो बातें कही गई हैं वो आपको समझ में आई होगी, और आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।